नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगेवाला पोस्ट पर आज सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। कहा, साहसपूर्वक राष्ट्र की सेवा कर रही सेना पर भारत को गर्व। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की सैन्य शक्ति बढ़ने से अपना पक्ष रखने की ताकत भी कई गुना बढ़ी। आज देश भर में दीपों के पर्व दीपावली की धूम। बिहार में विधायक दल का नेता चुनने के लिए कल पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। महाराष्ट्र में 16 नवंबर से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.05% हुई। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं नईम अख्तर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगेवाला पोस्ट पर सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर उन्होंने सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देश की जनता की तरफ से जवानों और उनके परिजनों को दीपावली की बधाई दी। मैं आज आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। आपके लिए कोटि कोटि देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। हर वरिष्ठ जन का मैं आपके लिए आशीष लेकर के आया हूं। मैं आज उन वीर माताओं, बहनों और बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके त्याग को नमन करता हूं, जिनके अपने बेटे हो या बेटी आज त्योहार के दिन पर भी सरहद पर तैनात हैं। वे भी, परिवार के सभी लोग भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना अपने पराक्रम से देश को सुरक्षित कर रही है और भारत को उस पर गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि जवानों के साथ दीपावली मनाने से सच्ची और पूरी खुशी मिलती है। मुझे याद है, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 2014 में दीपावली के पर्व पर मैं सियाचिन चला गया था जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए। तो बहुत लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, त्योहार के दिन ये क्या प्रधानमंत्री कर रहा है। लेकिन अब तो आप भी मेरे भाव जानते हैं। अगर दिवाली के पर्व पर अपनों के बीच ही तो जाऊंगा, अपनों से दूर कहाँ रहूंगा। और इसलिए आज भी दीपावली के पर्व आपके बीच में आया हूं, अपनों के बीच में। श्री मोदी ने कहा कि लोंगेवाला पोस्ट के सैनिकों ने अपने साहस, पराक्रम और बलिदान से इस पोस्ट का नाम इतिहास में अमर कर दिया है। इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी है जो आज भी हर भारतीय के दिल को जोश से भर देती। लोंगेवाला का नाम लेते ही हृदय की गहराई से, मन मंदिर से यही प्रकट होता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये जयकारा कानों में गूंजने लगता। साथियों, जब भी सैन्य कुशलता के इतिहास के बारे में लिखा पढ़ा जाएगा, जब सैन्य पराक्रम की चर्चा होगी, तो बैटल ऑफ लोंगेवाला को जरूर याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, नरसंहार कर रही थी, बहन बेटियों पर अमानवीय जुल्म हो रहे थे और पाकिस्तान की सेना के लोग कर रहे थे। इन हरकतों से पाकिस्तान का घृणित चेहरा उजागर हो रहा था। भयंकर रूप दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रकट हो रहा था। इन सब से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने हमारे देश की पश्चिमी सीमाओं पर मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान को लगता था कि भारत की पश्चिम सीमा पर मोर्चा खोल दूंगा, दुनिया में भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया करके रोता रहूंगा और बांग्लादेश के सारे पाप उनके छिप जाएंगे। लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया,
पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं। साथियों, जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। हमारी सैन्य ताकत, उसने आज हमारे नेगोशिएटिंग पावर को भी अनेक गुना बढ़ा दिया है। उनके पराक्रम से बढ़ा है, उनकी संकल्प शक्ति से बढ़ा है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने का फैसला सेना ने किया। सेना के इस निर्णय ने पूरे देश को स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की प्रेरणा दी। श्री मोदी ने कहा कि इसके कारण ही देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य का लक्ष्य है। सरहद पर शांति। आज भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। देश की अखंडता देशवासियों की एकता पर निर्भर करती है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्टार्टअप सुरक्षा बलों की जरूरत के लिए आगे आए हैं। पैरामेडिकल फोर्सेस से एक के बाद एक इस प्रकार निर्णयों के अनुकूल भारत में भी मेरे देश के युवा ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें बना करके लाएंगे। हमारी सेना के जवानों की, हमारे सुरक्षा बल के जवानों की ताकत भी बढ़ेगी। हाल के दिनों में अनेक स्टार्टअप्स सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे आए। डिफेंस सेक्टर में नौजवानों के नए स्टार्टअप्स देश को आत्मनिर्भरता के मामले में और तेजी से आगे ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज वैश्विक मंचों पर प्रखरता से अपनी बात रखता है। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बहुत तेजी से कदम उठा रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हमारी सेनाओं ने निर्णय लिया है कि वो 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जो आवश्यकताएं, खासकर हथियार और साजो सामान, उसको अब विदेशों से नहीं लेंगे, भारत में उत्पाद की हुई चीजें ही लेंगे। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि सीमा पर जांबाज जवानों का हौसला बुलंद रखने के लिए उनकी हर जरूरत सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। बीते समय में सैनिकों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार को लेकर भी अनेक फैसले लिए गए। पिछले वर्ष जब मैंने दूसरी बार शपथ ली थी, मेरा पहला फैसला ही शहीदों के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ था। इसके तहत नेशनल डिफेंस फंड के अंतर्गत मिलने वाली स्कॉलरशिप को बढ़ाया गया है। साथियों, सुविधा के साथ साथ वीरों के सम्मान के लिए भी देश में अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लौंगेवाला पोस्ट पर प्रधानमंत्री के दौरे से वहां तैनात सैनिकों में उत्साह का संचार हुआ है। जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। राजस्थान की 1000 से ज्यादा किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसकी सुरक्षा के लिए जवान कई चुनौतियों का सामना करते हुए दिन रात जुटे रहते हैं। यह प्रदेश पाकिस्तान के साथ 1971 और 1975 में हुए युद्धों का साक्षी भी रहा है। 1971 के युद्ध के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में भारत और पाकिस्तानी फौजों के बीच लोंगेवाला में पहली बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें देश की सेना ने अपने सीमित संसाधनों से पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त किया। इस पोस्ट पर प्रधानमंत्री के दौरे से निश्चित ही सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। यह दुश्मन के लिए भी एक संदेश है कि देश का शीर्ष नेतृत्व पश्चिमी सीमाओं को लेकर पूरी तरह सजग है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अरे आशा दीदी। हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह से मनाई जा रही है। ये त्योहार अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। दीपावली शरद ऋतु में कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। का त्योहार दीपावली उत्तर प्रदेश में पूरे हर्षोल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के मंत्र का भी पालन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। देश भर से पहुंचे श्रद्धालु आज दीपावली के अवसर पर चित्रकूट में पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं, जहां जनश्रुति के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास का लंबा वक्त बिताया था। पूरे राज्य में सभी प्रमुख इमारतों और मंदिरों में दियों की रोशनी की गई है और लोग कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दीपावली का पर्व मना रहे हैं। लक्ष्मी पूजा की जा रही है और धन की देवी घर विराजें, इसलिए लोगों ने अपने घरों के बाहर खूबसूरत रंगोली सजाई है। कल अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वनटांगिया समुदाय के साथ दीपावली मनाई। दशकों से योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और आसपास के इलाकों में घने जंगलों में रहने वाले आदिवासी वनटांगिया समुदाय के लोगों के साथ दीपावली मनाते आ रहे हैं। बलरामपुर जिले में मौजूद प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में भी आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दीपावली की बधाई दी है। श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व से देश के लोगों के बीच एकता, सद्भाव और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ये पर्व भगवान राम के जीवन के श्रेष्ठ आदर्शों और जीवन मूल्यों के प्रति हमारे विश्वास को और मजबूत बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की कि दीपावली का त्योहार हमारे जीवन में प्रसन्नता और खुशहाली बढ़ाएगा। उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों की समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। सुरक्षित दीपावली श्रृंखला में आज हम ग्रीन दीपावली और जैव विविधता पर पटाखों के दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। लोगों को पर्यावरण के अनुकूल दीपावली मनानी चाहिए और पटाखों से दूर रहना चाहिए। लोग दिए, मोमबत्ती और स्थानीय उत्पादों का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकते हैं। पटाखों से होने वाले शोर शराबे और वायु प्रदूषण से भी बचा जाना चाहिए। पटाखों से पक्षियों की जान को खतरा रहता है और उनकी आंखों की रोशनी स्थायी रूप से जा सकती है। नजर कमजोर होने से खासकर रात के समय पक्षी कई चीजों से टकराकर घायल हो जाते हैं।
ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य और अन्य प्राणियों में बेचैनी, सुनने की शक्ति कमजोर होने, कान में दर्द होने और नींद न आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगेवाला पोस्ट पर आज सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। कहा, साहसपूर्वक राष्ट्र की सेवा कर रही सेना पर भारत को गर्व। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की सैन्य शक्ति बढ़ने से हमारा पक्ष रखने की ताकत भी कई गुना बढ़ी। आज देश भर में दीपों के पर्व दीपावली की धूम। बिहार में विधायक दल का नेता चुनने के लिए कल पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। महाराष्ट्र में 16 नवंबर से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.05% हुई। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की कल होने वाली बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। एनडीए के चारों घटकों भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के नेता और विधायक पटना में होने वाली बैठक के दौरान नई सरकार के गठन पर चर्चा करेंगे। बैठक में नए मंत्रिमंडल में सभी घटकों के प्रतिनिधित्व और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव पर भी बातचीत होगी। एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक के पहले भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में एनडीए के चुने जाने वाले नेता के नाम पर चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद चारों दल राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपेंगे। इसके बाद एनडीए राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल उसके बाद एनडीए के नेता को सरकार गठन करने का आमंत्रण देंगे। फिर उनकी इच्छा के अनुसार तिथि और समय निर्धारित कर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। 16 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटें जीती हैं। जनता दल यूनाइटेड ने 43, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ने 4-4 सीटें जीती हैं। एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने भी एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में 16 नवंबर से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बहुत दिनों से विभिन्न धार्मिक संगठनों की मांग के मद्देनजर दीपावली पड़वा के साथ ही धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। राज्य में धार्मिक स्थलों को आने वाले 16 नवंबर को दीपावली पाड़वा के पावन पर्व पर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हालांकि महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी लोगों ने सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन के कारण अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं हुई। धार्मिक स्थलों पर जाने के दौरान श्रद्धालुओं को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूजा स्थलों पर भीड़ न हो। इसके अलावा श्री ठाकरे ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। देश में कोरोना से मुक्त होने की दर 93.05% हो गई है। कल 47,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार अब तक 81,63,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल संक्रमित लोगों में से अब केवल 5.48% में ही संक्रमण मौजूद है। इस समय 4,80,000 रोगी इलाज करा रहे हैं। कल 44,684 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों की संख्या 87 लाख से अधिक हो गई है। सुनियोजित तरीके से कारगर जांच करने, संदिग्ध रोगियों का पता लगाने और उनके इलाज के प्रति गंभीरता बरतने के कारण अधिकतर लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं और मृत्यु दर बहुत कम रही है। देश में इस समय कोरोना मृत्यु दर केवल 1.47% है, जो दुनिया की सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। कल कोरोना से 520 लोगों की मौत हुई। कोरोना से अब तक 1,29,188 लोगों की मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 9,29,000 से ज्यादा जांच की गई। अब तक 12 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कोरोना की जांच की जा चुकी है। कर्नाटक में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 95.39% हो गई है। 8,18,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोविड के कारण कल 20 जिलों में मृत्यु दर 1.33% रिकॉर्ड की गई।
राज्य में कोविड के कुल 1,17,999 परीक्षण किए गए, जिनमें से 91,239 आरटी-पीसीआर परीक्षण थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कॉलेजों और छात्रावासों के 17 नवंबर से खुलने के मद्देनजर सभी शिक्षकों, छात्रों और गैर शिक्षण कर्मचारी सदस्यों को ड्यूटी पर आने से 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर परीक्षण कराने को कहा गया है। कॉलेज कर्मचारी और विद्यार्थियों के आरटी-पीसीआर टेस्ट के रिजल्ट्स मोबाइल एसएमएस से भेजे जाएंगे। कोविड नेगेटिव रिजल्ट्स आने के बाद ही विद्यार्थी और अध्यापकों को कॉलेज आने दिया जाएगा। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नियम में बदलाव किया गया है। विमानयान के 72 घंटे पूर्व उनको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। ये लिखकर देना होगा कि वह भारत आने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केरल में कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज 6,357 लोगों में संक्रमण पाया गया। 6,793 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए। कोविड संक्रमण से आज 26 मौतों के साथ ही राज्य में अब तक मरने वालों की संख्या 1,848 हो गई है। केरल में इस समय संक्रमण के 76,927 सक्रिय मामले हैं। मणिपुर में कोविड-19 महामारी से आज 5 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में महामारी से मरने वालों की संख्या 218 तक पहुंच गई। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 211 नए व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 17 लोग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान हैं। राज्य में अभी तक 21,636 लोग कोविड-19 महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। नागालैंड में आज कोविड-19 महामारी से नए 112 व्यक्ति संक्रमित हो गए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 9,750 पर पहुंच गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना संकट ने यह साबित किया है कि इस तरह की वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए बहुपक्षीय सहयोग आवश्यक है। ब्रिक्स देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में कल उन्होंने ये बात कही। इस ऑनलाइन बैठक में सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। बैठक में ब्रिक्स घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने इस महामारी से उबरने के लिए उचित कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने से लेकर पारंपरिक ज्ञान आधारित जांच और उपचार को आजमाने के लिए भारत में अनुसंधान और विकास से जुड़े लोग कारगर उपाय तलाशने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के लिए 100 से ज्यादा स्टार्टअप के नए उत्पाद विकसित किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज 15वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन की अध्यक्षता आसियान के अध्यक्ष के रूप में वियतनाम के प्रधानमंत्री निगुयेन जुआन फोक ने की है। ऑनलाइन आयोजित इस सम्मेलन में पूर्वी एशिया के सभी 18 देशों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर जयशंकर ने अपने संबोधन में पूर्वी एशिया सम्मेलन के महत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और इससे नेताओं के लिए रणनीतिक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान का मंच बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता तथा नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था पर जोर दिया। पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल नेताओं को कोविड-19 महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को दिए भारत के सहयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशों को किफायती और पहुंच वाली कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए मदद करने को प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र में सभी देशों की रुचि बढ़ रही है। ये आसियान का केंद्र भी है। उन्होंने आसियान और भारत के हिंद प्रशांत महासागर पहल के बीच समानता की सराहना की। चीन सागर में हो रही गतिविधियों पर डॉक्टर जयशंकर ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बातचीत तीसरे पक्षों के पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होनी चाहिए। ये बातचीत संयुक्त राष्ट्र समझौते के समुद्र संबंधित प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि कोविड के बाद की स्थिति, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। सम्मेलन में हनोई घोषणा स्वीकार की गई। इसमें अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर व्यापक सहयोग के लिए कहा गया। सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, महामारी से बचाव और महिला, शांति तथा सुरक्षा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास पर भी बयान स्वीकार किए गए। राष्ट्र आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 131वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। आज का दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने बाल दिवस पर बच्चों को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनका लालन पालन प्रेम और स्नेह पूर्वक किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों में शुरू से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, बड़ों की सम्मान, भारतीय संस्कृति और सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व की भावना भरी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में शांतिवन जाकर जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने भाईचारे, समतावादी और आधुनिकता के मूल्यों के साथ देश की आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भाजपा नेता कैलाश सारंग के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि कैलाश सारंग ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाने में अथक प्रयास किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें एक सहृदय, कठिन परिश्रम वाले व्यक्तित्व और मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए समर्पित नेता के रूप में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने दिवंगत नेता के परिजनों और शुभचिंतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रेषित की हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्य ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली में बसे पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की दुर्दशा के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में ये शरणार्थी बिजली का कनेक्शन न होने के कारण रोशनी के त्योहार दीपावली में भी अंधेरे से रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अंधेरे में बीत रही ये उनकी छठी दिवाली है। मौजूदा खरीफ मौसम 2020-21 में सरकार किसानों से लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद कर रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में कल तक 278 लाख टन धान की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में 226 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई थी। अभी तक इसमें 22.89% की वृद्धि हुई है। खेल मंत्रालय ने अपनी तरह की अनूठी पहल के तहत निजी क्षेत्र की 500 अकादमियों को आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की है। ये सहायता वित्त वर्ष 2020-21 से अगले 4 वर्ष तक खेलो इंडिया योजना के तहत दी जाएगी। इसके तहत निजी क्षेत्र की अकादमियों में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की उपलब्धि, अकादमी में उपलब्ध कोचिंग के स्तर, खेल के मैदान और संबंधित बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, खेल विज्ञान सुविधाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर अकादमियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहले चरण में सहायता के लिए 2028 के ओलंपिक में उत्कृष्टता के लिए 14 स्पर्धाओं की पहचान की गई है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन संस्थानों को सरकारी सहायता देना महत्वपूर्ण है ताकि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जा सके। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों में अनेक छोटी छोटी खेल अकादमी हैं जो खिलाड़ियों की पहचान और प्रशिक्षण के लिए अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से खास तौर से निजी क्षेत्र की अकादमियों को बुनियादी ढांचे के स्तर, संसाधन और खेल विज्ञान सहायता में सुधार को प्रोत्साहन मिलेगा और खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण मिल सकेगा। इस फैसले पर ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग ने कहा कि इससे निजी क्षेत्र की अकादमियों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। वे गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन के तहत निजी अकादमी चला रहे हैं। राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने इस पहल के लिए सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये देश में खेलों के लिए बड़ी पहल है और इससे सभी वर्गों के खिलाड़ियों को लाभ होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लौंगेवाला पोस्ट पर आज सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। कहा, साहसपूर्वक राष्ट्र की सेवा कर रही सेना पर भारत को गर्व। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की सैन्य शक्ति बढ़ने से अपना पक्ष रखने की ताकत भी कई गुना बढ़ी। आज देश भर में दीपों के पर्व दीपावली की धूम। बिहार में विधायक दल का नेता चुनने के लिए कल पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। महाराष्ट्र में 16 नवंबर से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे और देश में
कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.05% हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।